हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता की दुकान से हथियार बरामद होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया खामोश रहता है। क्यों? महाराष्ट्र के डोंबिवली में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता धनंजय कुलकर्णी की दुकान पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को दुकान से भारी मात्रा में हथियार मिले। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता गिफ्ट की दुकान चलाने के नाम पर हथियारों की खरीद फरोख्त करते थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी इन हथियारों को फैशनेबल वस्तुओं की बिक्री के नाम पर बेचा करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता की दुकान से जो हथियार बरामद किए हैं, उनमें 62 स्टील और पीतल धातु के फाइटर्स, 38 बटन चाकू, 25 चापर्स, 10 तलवारें, 9 कुकरी, 9 गुप्ती, 5 छुरा, 3 कुल्हाड़ी, 1 कोयता और 1 एयरगन है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के मिलने से किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को कोई खास कवरेज नहीं दी। इस पर ना तो दंगल हुआ और ना ही ताल ठोकी गई। हो सकता है कि गठबंधन को यूपी बिहार लूटने वाला बताने वाली मीडिया के एजेंडे में यह खबर फिट ना बैठती हो। मीडिया के इस रवैये पर सलमान रेयान नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र बीजेपी नेता धनंजय कुलकर्णी की दुकान से यह हथियार बरामद हुए। मजाल है कोई इस देशभक्त से पूछे कि इतने हथियार कहां से आए, किस लिए आए, क्यों रखा था तुमने। अंजना ओम कश्यप, रोहित, सुधीर तिहाड़ी, श्वेता सिंह, चिप वाली, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन क्या इस खबर पर प्राइम टाइम करेंगे? मोदी जी का सपना नोबेल अवार्ड पाने का था, लेकिन अब हालात यह हैं कि फर्जी कॉटलर अवार्ड मिल रहा है। सिसोदिया फर्जी पते पर रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए जाने को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सपना नोबेल अवार्ड पाने का था, लेकिन अब हालात यह है कि फर्जी कॉटलर अवार्ड से काम चलाना पड़ रहा है। सिसोदिया ने ट्विटर के जरिए कहा नोबेल अवार्ड का सपना था, लेकिन अब हालात यह हैं कि अलीगढ़ की एक फर्जी पते वाली कंपनी के अवार्ड से काम चलाना पड़ रहा है। तुम्हारा क्या होगा भक्तों? नोबेल नहीं तो कॉटला अवार्ड के नाम पर ही खुश हो जाओ। दरअसल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया था। अवार्ड के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी कर कहा गया कि यह पुरस्कार 3 आधार रेखा पीपल, प्रॉफिट और प्लानेट पर केंद्रित है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के प्रसिद्ध पत्र में कहा गया कि नरेंद्र मोदी का चयन देश के उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया है। इस अवार्ड के बारे में यह भी बताया गया कि यह अवार्ड अलीगढ़ की एक कंपनी द्वारा दिया गया है, लेकिन जब इस कंपनी के बारे में पता किया गया तो कंपनी का पता फर्जी निकला। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ऐसी कोई कंपनी अलीगढ़ में पाई ही नहीं गई जिसके नाम से अवार्ड दिया गया है। इस खबर से यह तो साबित हो गया कि पीएम मोदी को दिया गया ये अवार्ड पूरी तरह से गुमनाम अवार्ड था, जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था। लेकिन फिर भी इस अवार्ड को इस तरह से पेश किया गया जैसे पीएम मोदी को शांति के लिए नोबेल सम्मान मिला हो। एनएसए डोभाल के बेटों की फर्जी कंपनियों के जाल का खुलासा। नोटबंदी के बाद की गई करोड़ों की हेरफेर। नोटबंदी से महज 13 दिन बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमन आइलैंड में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ब्लैक को व्हाइट और भारत के पैसे को भारत से बाहर भेजने का फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। यह एक गोरखधंधा है जिसे हेज फंड कहते हैं। खोजी मैगजीन द कैरावैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे पर हिलाव देने वाला खुलासा किया है। इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कैमन आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर पत्रकार ने डोभाल के बेटों के ब्लैक को व्हाइट करने और देश के पैसे को देश से बाहर भेजने के कारोबार का खुलासा कर दिया है। पत्रकार ने इस खुलासे को जो नाम दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। एनएसए अजीत डोभाल और उनके 2 बेटों शौर्य और विवेक के कारनामों को उजागर करने वाली इस रिपोर्ट को पत्रकार ने शीर्षक दिया है,
डी कंपनी का अर्थ अभी तक दाऊद इब्राहिम का गैंग ही होता था, लेकिन भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। कारवां को विवेक और बड़े भाई शौर्य की कंपनी के बीच प्रशासनिक संबंध का पता चला है। विवेक यूके के नागरिक है और वो सिंगापुर में रहते हैं और शौर्य के भारतीय व्यवसायों के संबंधित बहुत से कर्मचारी GNY एशिया और उसकी कंपनियों के साथ करीब से जुड़े हैं। दोनों भाइयों के कारोबार के तार सऊदी अरब के सत्तारूढ़ परिवार सऊद घराने से जुड़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी से महज 13 दिन बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमन आइलैंड में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ब्लैक को व्हाइट और भारत के पैसे को भारत से बाहर भेजने का फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। यह एक गोरख धंधा है जिसे हेज फंड कहते हैं। इस हेज फंड के तहत निवेश के नाम पर पैसों की हेरफेर शुरू हो जाती है। नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे ज्यादा पैसा भारत में कैमन आइलैंड से आया था। 2017 में कैमन आइलैंड से आने वाले निवेश में 226% की बढ़ोतरी हुई थी। जूनियर डोभाल ने अपने गोरख धंधे के लिए कैमन आइलैंड को इसलिए चुना क्योंकि वो टैक्स हेवन जगह है। 2011 में बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक लेख में डोभाल ने लिखा था कि टैक्स की चोरी के अड्डों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अब तो उनका बेटा ही टैक्स वाले अड्डों पर कारोबार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विवेक की कंपनी में काम करने वाले कंपनी के बहुत से कर्मचारी अजीत डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल की कंपनी में भी काम करते हैं, यानी बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है। शौर्य मोदी सरकार के करीबी थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के मुखिया हैं। मोदी राज में फला फूला अजीत डोभाल के बेटे का गोरख धंधा। क्या इसीलिए NSA चाहते थे मजबूत सरकार? नोटबंदी से सिर्फ 13 दिन बाद मोदी के करीबी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अमेरिकी बेटे विवेक डोभाल टैक्स हेवन कैमन आइलैंड में कंपनी बनाते हैं और वहीं से शुरू हो जाता है निवेश के नाम पर ब्लैक को व्हाइट करने के फर्जीवाड़े का सिलसिला। द कैरावन मैगजीन को अमेरिका, इंग्लैंड, कैमन आइलैंड से मिले दस्तावेजों से ये खुलासा किया है। भाजपा मोदी को मजबूत नेता और मोदी सरकार को निर्णायक सरकार बताती रही है और उस मजबूत सरकार के लिए निर्णायक फैसले लेने का श्रेय हमेशा NSA अजीत डोभाल को दिया जाता है। देश की मीडिया ने भी उन्हें किसी हीरो की तरह पेश किया है। चुनाव फिर से सर पर है और मोदी जी अपनी रैलियों में फिर से देश की जनता से मजबूत सरकार देने की गुजारिश कर रहे हैं। उन्हें जनता 2014 वाली मजबूती के साथ वापस लाती है या नहीं, यह देश की जनता तय करेगी। लेकिन उन्हें इससे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो मजबूती जनता ने उन्हें 2014 के चुनाव में दी थी, क्या उसका यह सिला है? मोदी जी अपना बेहद करीब अफसरशाह अपने नाक के नीचे अपनी औलाद को लूट की खुली छूट दे रहा है। आखिर कब बोलेंगे आप? कोजी मैगजीन द कैरावन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे पर हिला देने वाला खुलासा किया है। इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कैमन आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर पत्रिका के डोभाल के बेटे के ब्लैक को व्हाइट करने के देश के पैसे को देश से बाहर भेजने के कारोबार का खुलासा कर दिया है। पत्रिका ने इस खुलासे को जो नाम दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। NSA अजीत डोभाल और उनके दो बेटों शौर्य और विवेक के कारनामों को उजागर करने वाली इस रिपोर्ट को पत्रिका ने शीर्षक दिया है, डी कंपनी का अर्थ अभी तक दाऊद इब्राहिम का गैंग होता था, लेकिन भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। कारवां ने विवेक और बड़े भाई शौर्य की कंपनियों के बीच प्रशासनिक संबंध पता चला है और शौर्य के भारतीय व्यवसायों के संबंधित बहुत से कर्मचारी GNY एशिया और उसकी कंपनी के साथ करीबी से जुड़े हैं। दोनों भाइयों के कारोबार के तार सऊदी अरब के सत्तारूढ़ परिवार सऊद घराने से जुड़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी से महज 13 दिन बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमन आइलैंड में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ब्लैक को व्हाइट और भारत के पैसे को भारत से बाहर ले जाने का फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। यह एक गोरख धंधा है जिसे हेज फंड कहते हैं। इस हेज फंड के तहत निवेश के नाम पर पैसे का हेरफेर शुरू हो जाता है। नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक पैसा भारत में कैमन आइलैंड से आया था। 2017 में कैमन आइलैंड से आने वाले निवेश में 2226% की बढ़ोतरी हुई है। जूनियर डोभाल ने अपने गोरख धंधे के लिए कैमन आइलैंड को इसलिए चुना क्योंकि वो टैक्स हेवन जगह है। 2011 में
बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक लेख में डोभाल ने लिखा था कि टैक्स की चोरी के अड्डे पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अब तो उनका बेटा ही टैक्स चोरी वाले अड्डे पर कारोबार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विवेक की कंपनी में काम करने वाले कंपनी के बहुत से कर्मचारी अजीत डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल की कंपनी में भी काम करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है। शौर्य मोदी सरकार के करीबी थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के मुखिया हैं। बाप डोभाल टैक्स चोरी के बहाने नोटबंदी करवाता है और बेटा डोभाल फर्जी कंपनी चलाता है। यह डी कंपनी है। डी कंपनी का अर्थ अभी तक दाऊद इब्राहिम का गैंग ही होता था, लेकिन भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके बेटों विवेक और शौर्य के कारनामों को उजागर करने वाली कैरवा पत्रिका की रिपोर्ट में यही शीर्षक दिया गया है। 2 साल पहले हिंदी के चैनल दाऊद को भारत लाने के कई प्रोपेगेंडा प्रोग्राम करते थे। उनमें डोभाल को नायक की तरह पेश किया जाता था। किसने सोचा होगा कि जज लोया की मौत पर 27 रिपोर्ट छापने वाली कैरवा पत्रिका 2019 की जनवरी में डोभाल को डी कंपनी का तमगा दे देगी। कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और कैनम आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर डोभाल के बेटे के काले को सफेद करने और भारत के पैसे को बाहर भेजने के कारोबार का खुलासा कर दिया है। इस गौर धंधे को हेज फंड और ऑफशोर कंपनियां कहते हैं। नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद 21 नवंबर 2016 को टैक्स चोरी के गिरोह के अड्डे कैमन आइलैंड में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का पंजीकरण करते हैं। कैरवा के एडिटर विनोद होजे ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक पैसा भारत में कैमन आइलैंड से आया था। 2017 में कैमन आइलैंड से आने वाले निवेश में 2226% की बढ़ोतरी हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल भारत के नागरिक नहीं है, इंग्लैंड के नागरिक है और सिंगापुर में रहते हैं और GNY एशिया फंड के निदेशक हैं। कैमन आइलैंड टैक्स चोरी के गिरोह का अड्डा माना जाता है। कौशल श्रॉफ ने लिखा है कि विवेक डोभाल वही हेज फंड का धंधा करते हैं। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य और विवेक का बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 2011 में अजीत डोभाल ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि टैक्स चोरी के अड्डों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ही बेटे की कंपनी का नाम हेज फंड और ऐसी जगह पर कंपनी बनाकर कारोबार करने के मामले में सामने आता है। विवेक डोभाल की कंपनी के निदेशक हैं डॉन W. इबेक्स और मोहम्मद अल्ताफ मुस्लियाम। इबेक्स का नाम पैराडाइज पेपर में आ चुका है। ऐसी कई फर्जी कंपनियों के लाखों दस्तावेज जब लीक हुए थे तो इंडियन एक्सप्रेस ने भारत में पैराडाइज पेपर्स के नाम से छापा था। उसके पहले इसी तरह फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर पैसे को इधर से उधर करने का गोरख धंधा पनामा प्रेस में के नाम पर छापा गया था। पैराडाइज पेपर्स और पनामा पेपर्स दोनों में ही वर्क्स कॉर्पोरेट लिमिटेड का नाम है, जो विवेक डोभाल की कंपनी की संरक्षक कंपनी है। कैरवा ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि विवेक डोभाल की कंपनी के काम करने वाले कई अधिकारी शौर्य डोभाल की कंपनी में भी काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है। इनकी कंपनी का नाता सऊदी अरब के शाही खानदान की कंपनी से भी है। भारत की गरीब जनता को हिंदू मुस्लिम परोसकर सऊदी मुसलमानों की मदद से धंधा हो रहा है। वाह मोदी जी वाह। हिंदी की अखबार ऐसी रिपोर्ट 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। उनके यहाँ संपादक चुनावी और जातीय समीकरण का विश्लेषण लिखने के लिए होते हैं। पत्रकारिता के हर छात्रों को कैरवा की इस रिपोर्ट का विशेष अध्ययन करना चाहिए। देखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके बेटे का काला धन बनाने का कारखाना पकड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों को जुटाया गया है। ऐसी खबरें किस सावधानी से लिखी जाती हैं, यह सब सीखने की बात है। हम जैसों के लिए भी। मैंने भी इस लेवल की एक भी रिपोर्ट नहीं की है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।